स्वागत है दोस्तों आपका डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आपका जो अभी तक का 250 क्वेश्चन बायोलॉजी में क्लियर हो गया है, यानी कि वैसे तो पूरी बायो हमने करा रखी है, फिर उससे रिवीजन के तौर पर हम बायो को ला रहे हैं। यानी कि जो 10th क्लास की लेवल की जो थी, यानी 10th क्लास की, वो हमने पूरी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करा रखी है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं आरआरबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वहाँ से। ठीक है, सभी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं आप एग्ज़ाम, सभी के लिए आपकी बहुत फ़ायदा बंद रहेगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 251। देखो क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 251, इसमें बल्लानर क्वेश्चन है। करीब मैंने आरआरबी की जो बुक है उसमें 7000 क्वेश्चन है, करीब 7000। तो 7000 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन कराने की कोशिश की जा रही है, और सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है जी, देख रखा है आपका 29वीं शताब्दी के प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? हमारे चार वैज्ञानिक है। तो किसने किया था? यानी कि जोहान ने किया था, चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 252। देखिए विकास का सिद्धांत है कि ये चार ऑप्शन है, सबके बारे में आपको आंसर पर्टिकुलर मिल जाएंगे, इसलिए मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसी के साथ साथ चलूंगा। अगर एक्सप्लेन करूँ फिर उसमें आपको क्वेश्चन मिले तो आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए उसी के साथ साथ आपको मिल जाता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन या फिर किसने दिया? डिकेंस ने। तो ये दिया था हमारा चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था विकास का सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने। जिराफ को गर्दन लंबा होने का इन्होंने कुछ प्रक्रिया बताई थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, देखो किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 254 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए किताब सॉल्व कराई जा रही है आरआरबी की, जो मैंने बता रखी है प्रीवियस ईयर बुक है, जो कि काफी यूथ पब्लिकेशन की बुक है। मैं अच्छे से इसे सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा समय न लिया जाएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी। निम्न में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के तीन सुपर फैमिली में से एक नहीं है? नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर, या फिर आपके हेमिनाइड्स, या होते हैं एंथ्रोपिथेकस। तो ये एंथ्रोपिथेकस, इन तीन में से एक सुपर फैमिली नहीं है, बाकी कैसी हैं? सुपर फैमिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 255। 2015 में जीनस होमो सैपियंस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेंडल ऑफ द ह्यूमन राइट्स दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। तो होमो नेलेडी, या होमो इरेक्टर, या होमो हेविलियम, या होमो, तो ये आपका था, आपके ये हो जाएंगे होमो नेलेडी। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 256। टेकिग्लोसस के बीच में एक संयोजी कड़ी है, तो क्या है संयोजी कड़ी? तो आपकी होगी सरीसृपों और स्तनधारियों की संयोजक कड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 257। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो देखिए जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन, या क्रॉसमिक विकास, या वंशानुक्रमण, या किण्वन। तो ये होता है आपका, ये है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। देखिए ठीक है, उत्पर्दन जो है आधारभूत स्रोत इकाई स्रोत है। ठीक है, चलिए उत्परिवर्तन के बारे में ह्यू डी व्रीज ने दिया था सिद्धांत। ठीक है, चलिए 258 क्वेश्चन। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि विकसित हुई हैं। अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया, या पश्चिम एशिया। तो आपको बताना होगा इसमें ऑप्शन ए क्या होगा? अफ्रीका, जो कि मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन करने के लिए सभी यहाँ से विकसित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 259 क्या है? तो लाखों वर्षों आदिम जीवों की क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप है। तो परिणाम स्वरूप के बारे में बात कर लेंगे, क्या है? नई प्रजातियों का संगठन होता है। ठीक है, तो देखिए नई प्रजातियों का संगठन, तो एनालॉगस आर्गन, होमोलॉगस आर्गन, या जीमास, या क्रमांक उत्पत्ति। तो देखिए चार ऑप्शन दिए रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपका होगा डी क्रमांकित उत्पत्ति। क्वेश्चन काफी अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260 क्या? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति के उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं आम विकास सिद्धांत को किसने जोड़
सकते हैं? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? मिलर, डार्विन, या फिर किससे जोड़ सकते हैं? उरे या मेंडल? तो डार्विन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 262 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक को जो विकास के संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो हमारे होंगे चार्ल्स डार्विन। कौन होंगे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 263। क्या कहता है? देखो, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो कैसे जीवन का सरल से ये कह रहा है जीवन जो सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ, तो कौन सा सिद्धांत बताता है? तो हमारा यानी कि जो काफ़ी आपको भली बात बताया डार्विन के सिद्धांत के बारे में, तो डार्विन का सिद्धांत बताता है। अगर विकास की बात आ जाए तो वहाँ पे आप डार्विन सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्थायी पाई स्तनपायी है? तो खरगोश, बतख, या कंगारू, या प्लेटिपस? तो देखिए, आपने सुना होगा यानी कि जो खरगोश होता है बच्चे देते हैं, बतख बच्चे देते हैं। ठीक है, अंडे देने वाला देखिए बतख है ना, जो बच्चे देते हैं, ये ध्यान रखना। स्तनपायी है, सॉरी ये स्तनपायी बता रहा है, जो अंडे देते हैं लेकिन स्तनपान कराते हैं, तो वो आता है प्लेटिपस। कौन होता है? प्लेटिपस। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाने वाले। चलिए बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ उनमें अलग हो। ठीक है, 265 क्वेश्चन, जिनके सुझाव से दिया था जमीन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं में से विकसित है। तो चार ऑप्शन दिए, मरे, डार्विन और मेंडल और यानी कि हाल्टेन। ठीक है, चार ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 265, तो ये है हाल्डेन। इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके सुझाव दिया था जीवन सरल आकर्मक जैविक अणुओं का मिलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 266, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? नदी तल, या जीवाश्म, या समुद्र, या चट्टान? 266 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जीवाश्म क्या करता है? जीवाश्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 क्या कहता है? देखो, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो क्या शामिल था? क्वेश्चन नंबर 267 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर देंगे। दो ऑप्शन आपके इसमें है नहीं, जबकि आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जब पृथ्वी का जो विकास हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तब वायुमंडल नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? वायुमंडल नहीं था, यानी कि जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया धरातल के ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुई हैं। कैसी हुई हैं? धरातल के गले ढकने वाले पदार्थ से गलकर ये प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि चलिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 268 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शायद हो गया क्या? ये बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये देखो, यही है प्राकृतिक पृथ्वी और वातावरण मुख्य रूप से बना था। सेम क्वेश्चन है 267। ठीक है, चलिए 267 क्वेश्चन हो गया। हाँ चलो, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो देखिए प्रारंभ पृथ्वी वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो किसे? ए ऑप्शन होगा। किससे बना था? फटाफट, पहला ही वाला जो आंसर है वही आंसर है, रिपीटेड है इसमें, यानी कि मीथेन, कार्बन वगैरह इसमें थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 269, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। उस समय मौजूद अवस्था में क्या नहीं थी? उत्पन्न नहीं थी। तो ये कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी, बाकी थी। मीथेन मैंने बताया, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये क्या थी? ये ज़मीन के अंदर, यानी कि जो कभी एक बड़ा सा क्या तूफान वगैरह कुछ आए होगा, सुनामी, उससे ये सारी चीज़ें, कुछ पेड़ पौधे वगैरह सारा चीज़ें गल के यानी दब के तबने के बाद ये सारी मीथेन, हाइड्रोजन वगैरह हमें मिली। वैसे ही तो ये क्वेश्चन था, पहले कराया था मीथेन, हाइड्रोजन, और इसमें क्या दिया रखा है? अमोनिया। तो ये पहला ऑप्शन क्या है? पहला ही ऑप्शन तो मैंने बताया। ठीक है, मुख्य रूप से बना था, किन से बना था? मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो नहीं थी, उत्पन्न नहीं थी, वो ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, 270 क्वेश्चन है, समरूप अंग। तो समरूप अंग किसमें पाए जाते हैं, ये आपको बताना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। यानी लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल,
ये समझाता है, देखो समझाता है क्या होते हैं, समान अंग होंगे लेकिन कार्य अलग अलग होंगे। चमगादड़ का पंख, वेल का पंख, ये तो नहीं होगा मैच, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के गलत, ये भी मानव का हाथ और बैल का पैर, बैल का पैर ये भी गलत है। तो ये आपका समरूप अंग है। ये होगा लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 271, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन अंगों के मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होती है और उनके कार्य भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायोजेनेटिक, जीवाश्म, या समजात अंग, या समरूप अंग। तो उसे क्या कहते हैं? 271 क्वेश्चन है, उसे हम कहेंगे समरूप अंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 272, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के कार्बन विकास के लिए क्रियाविद की का सुझाव दिया है? तो कार्ल्स बोयल्स, या जेम्स बेकर हेकल, या रॉबर्ट विटकर, या चार्ल्स डार्विन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 273 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? मस्तिष्क, या अक्लदाड़, या बुद्धि। तो अवशेषी अंग नहीं है, तो 273 क्वेश्चन, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा मस्तिष्क, ये एक अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग वे होते हैं जो अंगों का प्रयोग में नहीं लिया जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 274 की बात करें, लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल्स लीनियस को किस रूप में जाना? अब बात करेंगे हम वर्गीकी के बारे में। तो वर्गीकी का क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकी का क्वेश्चन है, तो आंसर भी आप क्या देंगे? वर्गीकी बार कार्ल लीनियस को किसके रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस को कहते हैं। चलिए 275 क्वेश्चन है, किससे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लीनियस को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 276 देख लीजिए, कैरोलस लीनियस का को विकास जनक माना जाता है? कैरोलस लीनियस को विकास जनक माना जाता है। 276 का होगा वर्गीकरण विज्ञान का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 277 है, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ डीप में कुछ जानने के लिए है भी नहीं इनमें, तो डायरेक्ट इनमें साइंटिस्टों के नाम है। किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लीनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। 277 का ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस, यानी कि आप किस जगत की सभी जीवों को रखेंगे जो कि कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? 278 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो होगा प्लांटी। कौन होगा? प्लांटी, ठीक है। 279, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो 279, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जात। तो ये आपका क्रम हो जाएगा, सही क्रम, आरोही क्रम में, ठीक है। और अवरोही अवरोही, ठीक है। अवरोही का मतलब क्या होता है? यानी कि आरोही का मतलब होता है, आरोही अवरोही के जानते हैं, यानी कि बड़ा आया तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, ठीक है। और अवरोही आया यानी छोटा आया तो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग गण कुल वंश जात, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 280, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत मीठा मीठा क्वेश्चन है। 280, तो इसे संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ये होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 281, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोश की यूकैरियोटिक या सुकेंद्रीय प्रकाश संश्लेषक हैं? तो कवक, या मोनेरा, या प्रोटिस्टा, या प्लांटी। 281 का ऑप्शन सी होगा, प्रोटिस्टा, ठीक है। चलिए 282 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी एक बार। देखो वीटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो कवक, प्रोटिस्टा, या प्लांटी, या मोनेरा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, ऑप्शन डी होगा। देखो इसे समझो, वीटेकर वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता वो किन में? मोनेरा, ठीक है। 1969 की बात है, जिसमें वैज्ञानिक आर.एच. वीटेकर ने समस्त जीवो जगत को प्राणियों में 5 जगत में बांटा था, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया।
प्रभावित किया था, ठीक है, जिसमें से मोनेरा एक जगत प्राणी है, एक कोशिकीय तथा पूर्व केंद्रिकीय होते हैं। पूर्व केंद्रिकीय का मतलब होता है पुराने केंद्रिकीय होते हैं, और इनमें प्रमुख जैसे कहते हैं भूतपूर्व तो पुराने, ठीक है ना। इनमें से प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होती हैं। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्र का कला अनुपस्थित होती है। ये बात आपको मोनेरा के बारे में पता होगी, ठीक है। 283 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो देखो 283 क्वेश्चन है, ये हमारे वीटेकर वैज्ञानिक थे, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक, उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 284 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यानी वीटेकर द्वारा प्रतिपादन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? एनिमिलिया, प्रोटिस्टा या फंगी या प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका शामिल कौन नहीं है? प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है, तो आप 5 जगत प्रणाली में क्या है? ये होता है पोषण, मुख्य आधार होता है। देखो RH वीटेकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में रखा था, ये तो मैंने आपको अभी बताया। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम किस प्रकार थे वो अभी बताया। मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांट एवं एनिमिलिया, ठीक है। तो ये आपको रटी होनी चाहिए। तो 5 जगत प्रणाली में कौन वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है? तो 285 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पोषण, ठीक है। कौन होगा? पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 286 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 286 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है स्पीस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, किंगडम। तो ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 287 वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो देखिए नस्ल, जाति, क्रम, परिवार। तो क्या है? 287 क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, जाति, ठीक है। चलिए सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो जाति होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो बिना कोशिका भित्ति वाले व कोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो बिना, क्या कह रहा है देखो, ये बात समझ लेना, बिना कोशिका भित्ति वाले होते हैं, ये बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये किस में रखे जाए? एनिमिलिया में रखे जाए। किस में रखे जाए? एनिमिलिया में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 290 देखो कैवेलियर स्थित में ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया था। ये 4, 5, 6, तो किस में किया था? 5 जगत में किया था। 290 का ऑप्शन भी होगा, 5 जगत में, ठीक है। स्मिथ की बात हो रही है, ये बात समझ लेना। कैरल स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में किया था। कितने में किया था? 6 जगत में किया था। तो 6 जगत कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए। तो देख लेते किस में किया था? 6 जगत में, ठीक है। तो एनिमिलिया में किया था, प्रोटिस्टा में किया था, फंगम में किया था, प्लांट में किया था शायद, है ना, और क्रोमिस्टा में किया था, और बैक्टीरिया में किया था। तो ऐसे प्रकार ये 6 होते हैं, ठीक है। चलिए 291 क्वेश्चन वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो 4 ऑप्शन दिए। 291 का ऑप्शन डी होगा, जगत किंगडम। क्या होगा? जगत किंगडम। 292 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन रे, अरस्तु या कैरोलस लीनियस या हैगले। तो 292 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, कैरोलस लीनियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 293 क्लेमिडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी या किंगडम मोनेरा। तो 293 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किंगडम फंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 294 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते थे। बहु विखंडन के द्वारा एक साथ अनेक सतत कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो प्लेनेरिया, ईस्ट या हाइड्रा या प्लाज्मोडियम। तो 294 का ऑप्शन 294 ये 294 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुकोशिकीय विखंडन द्वारा करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 296 बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुविखंडन
ज़्यादा विखंडन करता है वो प्लाज्मोडियम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 297, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है वो होता है अमीबा, अमीबा में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो मैंने बताया था अमीबा में, आपको फटाफट बताना होगा। 298 क्वेश्चन है, अमीबा में जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। कैसा होता है? द्विखंडन द्वारा। ये क्वेश्चन आएगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 299 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव की प्रोटोजोआ या एंथ्रोपाइडस या एकिनोडर्स या एनेलिडपस, तो ये कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जो होते हैं वो हमारे जीव जो होते हैं वो होते हैं प्रोटोजोआ। ये कैसे होते हैं? निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलो क्वेश्चन नंबर 300 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अमीबा किस प्रकार का एक अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन प्रजनन होता है अमीबा, बाइनरी विखंडन होता है अमीबा। ठीक है। 301 क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय दो समान सतत कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 301 क्वेश्चन है तो उसे कहते हैं हम द्विविखंडन। क्या कहते हैं? द्विविखंडन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 302 है, केरा के प्राणी अगत्यशील कैसे होते हैं? अगत्यशील होते हैं। तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा या प्लेटे हेलमेंथीज या नेमेटोडा। तो क्वेश्चन नंबर 302 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ये होता है आपका पोरीफेरा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 303 की बात करते हैं, निम्न में से क्या अचल होते हैं? क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रम सपोर्ट से जुड़े होते हैं? ठीक है। तो क्या अचल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 330 है, ये आपको रटा होना चाहिए। ये होता है साइकोन। क्या होता है? साइकोन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 304 है, श्वसन सर्वजनक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं। तो स्पंज या टेपवर्म या लीवर या फ्लू यानी कि फ्लूंक या थ्रेडवर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 304 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका होगा स्पंज। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 305, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक। जीव विज्ञान में जो स्पंज होते हैं क्या है? एक पशु होते हैं। क्या होते हैं? एक पशु। चलिए फटाफट सेशन खींचते हैं। निम्न में से 306, निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकी की दो परतों से बना होता है? लीवर फ्लग या प्लेनेरिया या टेप बार्म या हाइड्रा। तो ये आपका बना होता है, किसका बना होता है? यानी कि जो बना होता है हाइड्रा। ठीक है। अब यहाँ से आपको सीलेंट्रेटा के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। सीलेंट्रेटा, तो निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो हाइड्रा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 307 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते थे। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? तो हाइड्रा द्वारा ये मुकुलन हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 308 है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन में मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? पुनर्जनन द्वारा करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो आंसर है हाइड्रा ही होगा। ठीक है। काफी बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन रट लेना, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ठीक है। तो ये हाइड्रा करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 309। देखो 309 क्वेश्चन है, ये कह रहा है खाली जगह दे रखी है, का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? तो ये बना होता है सीलेंट्रेटा का दो यानी कि कह रहा परतों से बना होता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 310 काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 310 है, आपको फटाफट इसका आंसर करना होगा। ये जो होते हैं पुनर्जनन, देखिए हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया में द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 311, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो मैंने बार बार बताया हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा करेगा? मुकुलन द्वारा करेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 312 है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव होता है तो क्या होता है? हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। कलिका द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 313, निम्न में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 313, निम्न में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये कहता है आपका हाइड्रा। मैंने अभी बताया हाइड्रा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये निम्न में से 314, निम्न में से कौन जानवरों में से कौन सा ट्रिपोलोप्लास्टिक नहीं है? 314 का होगा जेलीफिश, ये ट्रिपोलोप्लास्टिक नहीं होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 315, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बिल्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन का कार्यान्वित
कर सकता है। तो देखिए 315 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा हाइड्रा। ठीक है, चलो 316 में कह रहा है में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो लॉबस्टर या स्टारफिश या हाइड्रा केचुआ। तो भारी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होगा हाइड्रा। ठीक है, 317 क्वेश्चन है, देखो वेडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिका का उपयोग करते हैं, तो खमीर, अमीब, हाइड्रा या देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा। ये आपका इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, IMP है, तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा देख लेना। ब्रीडिंग मैंने अभी बताया था, वेडिंग प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की पुनर्जनन कोशिका का जो उपयोग करता है वो क्या करता है, आपको ऑप्शन दिखे हो ABCD देख रखा है, 4 ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 318, यहाँ से जो भी आएंगे आपको प्लेटिन थीसिस से आएंगे। ठीक है, चलो ये कह रहा है जानवरों में किस फाइलम संघ को प्लेट वार्म चपेट यानी चपटे क्रम भी कहा जाता है, तो 318 का ऑप्शन डी होगा, प्लेटी हेलमिथिस। ठीक है, चलिए तो कुछ बायोलॉजी टर्म्स ऐसे होते हैं आपको लेने में कुछ दिक्कतें आएंगी। जैसे ये लिखा है प्लेटी हेल, ये आराम से दे सकते हैं, मिथिस, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं, कुछ अलग अलग वर्ड कर करे बड़े आराम से। ठीक है, 319 क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, तो वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, तो पीताक्रम, प्लेनेरिया या राउंडर वर्म या स्केरिस। तो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, 319 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आपको इसका आंसर हमें देना होगा। आंसर होगा बी प्लेनेरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, तो पीताक्रम, सरीसृप जू और किलनी या सिर के जू। तो ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पीताक्रम होता है निम्न में से अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चल 321, देखिए नामक प्लेट बार में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो कि प्रकाश का पता लगाते हैं, तो एस्केरिस या होता है प्लेनेरिया या लीवर फ्लूक या टेप वार्म। 4 ऑप्शन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। तो देखो प्लेनेरिया होता है, क्या होता है, प्लेनेरिया चपटे यानी पीतानुमा परजीवी क्रम है जो कि यानी कि प्लेटे अभी मैंने बताया, प्लेटे जो होता है ऐसे पढ़ो, प्लेटी हेलमेथीस। ठीक है, प्लेटी हेलमेथीस। ठीक है, ये होता है क्या होता है, सॉरी ये प्लेनेरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 322, टैप वर्म फाइलम से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, देखिए एनालिडा या नेमेटोडा या फिर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 322 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, प्लेटी। देखो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, ये आपको कहीं ना कहीं अटकाएगा। प्लेटी हेलमेथीस यानी टैप वर्म फाइलम क्या है, प्लेटी हेलमेथीस से संबंधित है टैप वर्म फाइलम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 323 है, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, तो एस्केरिस का साधारण नाम क्या होगा, पिनवर्ग या अर्थवर्म या राउंड वर्म या टैप वर्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 323 क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये होगा राउंड वर्म। क्या होगा, राउंड वर्म। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ चलते हैं। एनिलिडा से यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, एनिलिडा वर्ग से संबंधित है, तो पहले से ये पहला ही क्वेश्चन आ गया, तो एस्केरिस से संबंधित है। एनिलिडा जो है किससे संबंधित है, एनिलिडा वर्ग किससे एस्केरिस से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 321 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। अभी ये रिपीट हो गया क्या, 324 हम कर चुके थे, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, फटाफट इसे स्केप करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको 325। देखिए ये कह रहा है निम्न में ऐसे जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, मूंगा, हाइड्रा या संघ एनिलिडा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 325 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका एनिलिडा। निम्न में से जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता, तो एनिलिडा प्रजनन नहीं करता। 326 है, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित नहीं है, तो आर्थ्रोपोडा या मोलस्का या एनिलिडा या प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शन है। 326 का ऑप्शन जो होगा 326 का ऑप्शन सी होगा, एनिलिडा यानी केंचुआ जो आपका संबंधित प्राणी से संबंधित है, नहीं केंचुआ निम्न में से किसे है, तो एनिलिडा से संबंधित होगा। 326 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलिए
देखिए केंचुआ जो होता है एनिलिडा से प्राणी के संघ का होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। ये कहाँ से आते हैं? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, अब बात करते हैं मोलस्का संघ। तो घोंगा, सीपी, ये कहाँ? मोलस्का। प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा और हिस्टोलटिका। कौन होते हैं? एंट अमीबा और हिस्टोलटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन के तौर पर ये क्लास है आपकी, बहुत अच्छी क्लास होगी। 327 है, त्वचीय श्वसन होते हैं। त्वचीय श्वसन होते हैं वे हमारे होते हैं केंचुआ में। कैसे होते हैं? त्वचीय, यानी त्वचा द्वारा जो श्वसन होता है वो केंचुआ में होता है। ठीक है, चलिए 328 है, केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? तो अभी अभी बताया एनेलिडा, किससे है? 328 का होगा एनेलिडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का क्वेश्चन अब यहाँ से शायद आ गया, आर्थ्रोपोडा ही आएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से आ गया। देखिए ये दे रखा है इसने, समूह से संबंधित है, पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये ऑप्शन होगा आर्थ्रोपोडा में जो यहाँ दे रखा है, यानी कि आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित होते हैं जो पशुओं के पैर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 330 की तरफ चलेंगे। देखिए ये कह रहा यानी कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। 330 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा जो समूह है वो कौन सा समूह है? तो देखिए मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सीलेटेडा या निमेटोडा। 330 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये होगा आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 331। देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? 331 है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या मोलस्का। 331 का बी होगा आर्थ्रोपोडा। ये जंतुओं का जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। क्वेश्चन नंबर 332 की तरफ चलें। निम्न में से कौन सा जंतुओं में सबसे बड़ा समूह है? तो फटाफट देख लीजिए, 332 का ऑप्शन सी होगा आर्थ्रोपोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 333, निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी, यानी कि जो सबसे अधिकतम पैर होते हैं 33 300 होगा सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के सबसे अधिकतम पैर होते हैं। ठीक है, चलिए 334 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 334, निम्न में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? तो होता है टाइमर्ट। किसको नहीं कहा जाता? सॉरी टाइमर्ट नहीं होगा, मधुमक्खी को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, ऑप्शन आपका जो होगा ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ए। चलिए 334 गड़बड़ा हो। निम्न में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? तो झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहते, झींगुर को ही नहीं कहते ना, झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, और झींगुर है किसका? टिड्डा दल का होता है। किसका होता है? झींगुर टिड्डा दल का। कैसे होता है? टिड्डा का देखा ना, उठक उठक के चलता है ना टिड्डा, तो टिड्डा दल का होता है झींगुर। तो इसे हम सोशल इंसेक्ट नहीं कहते। ऑप्शन बी होगा नॉट फॉर ए। ठीक है, चलो 335, संबद्ध प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो देखिए चूड़, प्रसार, मोलस्का, एनेलिडा या होता है सूल चर्बी, इकानोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 335। तो 335 का जो आंसर बनेगा आपका डी, आर्थ्रोपोडा बनेगा। 100 प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 336 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ियों में वेरी सिंपल है, 4 जोड़ी आंखें होती हैं मकड़ियों में। चलो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, परंतु ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। एक बात इसमें स्पेशल होती है, इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये किस संघ की है? आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी होते हैं। ठीक, इतना ही इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 337 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खी के या मक्खियों के या फिर आपके तितलियों से के या तितलियों भौरों के? तो इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ततैयों के एक एवं भौरों के क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ततैयों एवं भौरों के क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। चलो 338, निम्न में से कौन सा चूड़ प्रसावर मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो घेंगा, एंटीडोन या ऑक्टोपस या केटन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। 338 का जो ऑप्शन होगा बी होगा एंटीडोन। ठीक है, चलो 339 है, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार में सम्मिलित है? तो कॉकरोच, घेंगा, केचुआ, स्टर और मछली। 339 का ऑप्शन होगा बी घेंगा। ठीक है, यहाँ आपके यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे मैंने अभी बता, मोलस्का किसके बनेंगे? मोलस्का के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोलस्का से ही, मोलस्का परिवार सम्मिलित है तो घेंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखो कुछ ऑप्शन है इसमें, थोड़ा बात कर लेते हैं। केचुआ है ना आपका, केचुआ तो ये आता है एनेलिडा में, मैंने अभी अभी बात की थी इसकी। ठीक है, कॉकरोच की बात कर लेते हैं।
काकरोच जो आपका होता है वो आता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। स्टार मछली होती है वो आती है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में। तो कॉकरोच आता है आर्थ्रोपेडा, एनिलिडा, इका और जो होता है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। चलो, स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा। देखो 340 क्वेश्चन रट जाएंगे आपको, रट। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल या नीला या काला या गुलाबी? तो सबको पता चल गया होगा, ऑक्टोपस जो होता है नीला ब्लड होता है, कीट पतंगों में नीला ब्लड होता है। चलो 341 मच्छर में लाल रक्त होता है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? लिंग बदल सकता है, तो निम्न में से 341 है, काफी अच्छा है। तो स्नेल होता है, स्नेल जो होता है ये अपना लिंग बदल सकता है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्नेल, ठीक है। 342 एक वर्ड सीपी क्या है? एक वर्ड सीपी क्या है? काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। ये एक भूमिगत शहर क्या है? भूमिगत, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं होगा, शहर तो गलत है। एक जी होगा 342 का डी। एक वछड़ी समुद्री घेंगा, एक कड़ सीपी क्या है? तो सीपीसी होगा घोंगा, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा समुद्री घोंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखो ये क्वेश्चन है, जंतुओं कौन सा समूह विशेष समूह रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? देखिए 343 से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये होता है यानी एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनोडर्मेटा से क्वेश्चन यहाँ से आए जाएंगे आप। चलो एक भी टाइप नहीं बचा है बायोलॉजी का, यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन से होते हैं? पूरी तरह से मुक्त रहने वाले इकाइनोडर्मेटा होते हैं। कौन से होते हैं? पूरी तरह से मुक्त रहने वाले जीव इकाइनोडर्मेटा होते हैं। 345 जल संबंधी प्रणाली में पाई जाती है, तो देखो 345 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो होता है समुद्री खीरा। ये जल संबंधी प्रणाली में पाई जाती है, तो समुद्री खीरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 340 है, स्टार फिश समूह से संबंधित है। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? तो स्टार फिश जो होती है एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर 347 संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र के मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं। तो 347 का जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी होगा, ये होता है शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा। किससे होते हैं? शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा। 348 क्वेश्चन है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये पढ़ा होगा। तो स्टार फिश जो केवल समुद्र में पाई जाने वाले मछली होती है। 349 निम्न में से कौन सा कशेरु की विशेषता नहीं है? तो पष्टरंजु या व्यवसाय समिति या आंतरिक कंकाल द्विभागीय समिति। चार ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ क्वेश्चन जो आपका होगा कार्डेटा से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन होगा द्विभाषीय समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं? तो केचुआ कशेरुकी नहीं है, ठीक है, केचुआ कशेरुकी नहीं है। देखिए कशेरुकी मतलब होता है जिसमें देखिए क्या है, देखिए कशेरुकी जीव में जीव होते हैं, ठीक है, जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा अवस्थी कशेरुकी की बनी होती है, उन्हें कशेरुकी दंड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझाई, यानी रीढ़ होती है तथा इसके अलावा अन्य अस्थियां और उपस्थियां होती हैं जो कि मिलकर अन्य कंकाल बनाती हैं। इनका संबंध कार्डेटा संघ से होता है। किनका होता है? जो कशेरुकी होते हैं किससे होते हैं? कार्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेढक, मानव इत्यादि कैसे हैं? कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक कशेरुकी होता है जो कि एनिलिडा संघ में अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। इतनी बात समझ में आ गए कि केचुआ एनिलिडा में करा गया, ठीक है। ये कैसा कशेरुकी होता है, ठीक है। चलिए देखिए हम क्वेश्चन वैसे काफ़ी करने वाले थे, और जो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये क्लास मर्ज कर दूंगा, इन क्लासों को सभी को जोड़ दूंगा, जो कि आपकी पूरी बायोलॉजी करीब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी 4 से 6 घंटे तक के अलावा, ज़्यादा नहीं 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, जिसमें आपके 4000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार फिजिक्स के मैं मर्ज क्लास कर दूंगा, 4 से 5 घंटे की क्लास वो भी होगी, इसमें भी आपको विद न्यूमेरिकल से 4000 क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री क्लास होगी, उसमें भी आपको 4-5 घंटे की क्लास होगी, 4-5 घंटे की, उसमें भी 4000 क्वेश्चन, कुल मिला के
सब में मैं सब और भी क्वेश्चन लिए, मैं 12,000 क्वेश्चन कराने का टारगेट लिया, ठीक है। तो आप क्लासों को कंटिन्यू करते रहें, आपके लिए बहुत फ़ायदामंद होंगी। ये सारी क्लासें की लाइव क्लासें हो रही हैं, ठीक है, लाइव क्लासें का सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतना ही हम रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।